हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। देखिए, अगर आज का एडिटोरियल देखें, जैसा कि आज संडे है तो आज एक स्पेशल पेज आता है जिसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। तो देखिए, पहला टॉपिक आया है अभी ग्रीन शॉट्स के ऊपर, यानी रिकवरी के ऊपर, किस तरीके से इकॉनमी अभी रिकवर कर रही है उसके बारे में आया। दूसरा टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबर के बारे में, कि इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके क्या इफेक्ट है और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में ये वाला आर्टिकल आया, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए, नेक्स्ट वाला जो आर्टिकल है अभी कोविड वेरिएंट के बारे में है, कि किस तरीके से पता लगाया गया है कि जो वायरस है वो म्यूटेट हो रहे हैं और क्या क्या रीज़न है और कैसे वायरस काम करता है उसके बारे में यहाँ पे काफ़ी डिस्कस किया गया है, तो इसको भी देखेंगे। पहले अगर हम इंडिया एंड इट्स नेबरहुड की बात करें तो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, व्हाट वर द मेजर चैलेंजेस टू इंडियन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो इंडिया क्या फॉलो करता है, नेबरहुड फर्स्ट, यानी हम पहले अपने नेबर्स से ज़्यादा रिलेशन बनाने के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, ताकि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है उनके साथ हमारा ट्रेड बढ़ सके और जो इकोनॉमी हो वो थोड़ी बहुत बूस्ट हो सके। ठीक है, तो अभी सिचुएशन कैसा चल रही थी कि हमने देखा कि चाइना के साथ सिचुएशन सही नहीं थी, LAC पे कंट्रोवर्सी चल रही थी। ठीक है, फिर नेपाल के साथ हमने इशू देख लिया, कैसे नया जो लिपू लेक है वहाँ पर सड़क बनाने को लेकर विवाद हुआ, फिर उसने भी नया मैप बना लिया और जो काला पानी वाला इलाका है उसको उसने अपने अंडर में दिखा लिया। ये चीज़ें नेपाल और चाइना के साथ चली। ठीक है, तो देखिए पहले बात करते हैं हाउ इंडिया हेल्प टैकल द रीजनल कोविड-19 चैलेंज। तो कोविड-19 को भारत ने कैसे टैकल किया, तो इंडिया का अगर रैंक देखें नंबर ऑफ केसेस में तो USA के बाद सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया में देखने को मिले हैं। ठीक है, और G20 जो नेशन है उसमें सबसे ज़्यादा तो इंडिया में ही केसेस हैं, लेकिन जो रिकवरी है वो भी भारत में काफ़ी अच्छा है। वन ऑफ द बेस्ट रिकवरी इंडिया में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंडिया से रिलेटेड कोविड-19 के दौरान ये सारी चीज़ें अफेक्ट करी इंडिया को। फार्मास्यूटिकल और ड्रग वैक्सीन में भी इंडिया काफ़ी एक अच्छा देश माना जाता है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स में तो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेहतर माना जाता है। बहुत सारी जगहों पे इंडिया ने मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड भी कराई थी। और वर्चुअल समिट जो हमारे PM उन्होंने वर्चुअल समिट बुलाई थी, जो 7 नेशन है उनके जो मेन इंपॉर्टेंट मेंबर थे उनको बुलाकर बातचीत की थी कि किस तरीके से कोविड पैकेज दिया जाए उनको और उनकी हेल्प की जाए। तो इसके लिए $20 मिलियन का फंड भी रिलीज़ किया गया था भारत के द्वारा। ठीक है, तो साथ में कौन आता है, देखिए BBIN स्पैम। ठीक है, 8 कंट्रीज है साथ में, और इसके अंदर आता है भारत, अपना बांग्लादेश हो गया, भूटान, इंडिया, नेपाल, ये श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और मालदीव है। ठीक है, ये सार का शॉर्टकट है। ठीक है, तो और बीमस्टैक में आता है 7 आते हैं बीमस्टैक में। ठीक है, डिफरेंस है दोनों में। मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये बीमस्टैक में नहीं आते हैं। ठीक है, उसमें थाईलैंड वगैरह आ जाते हैं। तो हम काफ़ी जो सार्क है वो भी काफ़ी आप कह सकते हो डेड हो चुका है, इतना ज़्यादा उसको, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी उसमें चलती रहती है, इसलिए अभी वो एक डेड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रहा है। लेकिन अभी वर्चुअल समिट बुलाई गई थी, सभी सार्क नेशन के मेंबर्स को उसमें शामिल किया गया था और भारत है उसमें $20 मिलियन का पैकेज रिलीज़ किया था ताकि कोविड-19 से सभी कंट्रीज लड़ सकें। और बहुत सारी कंट्रीज़ को मेडिसिन भी सप्लाई करी थी। और भारत ने खुद के लिए वंदे भारत मिशन भी लॉन्च किया था, जिसके तहत जो इंडियन से जो विदेशों में फंसे हुए उनको वापस भारत लाया गया था। तो ये सारी चीज़ें भारत कर रहा था। और दूसरी तरफ चाइना है, उसने भी काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनको हेल्प करने की कोशिश की ताकि वो जो कंट्रीज़ हैं वो उसके डेप्थ के अंदर दबी रहें और वो उसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ को, जैसे हम चाइना की पॉलिसी जानते हैं कि वो डेप्थ ट्रैप पॉलिसी का इस्तेमाल करता है और बहुत सारा डेप्थ देने के बाद वो उस कंट्री को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, ये उसकी स्ट्रेटजी रहती है। तो जैसा कि बात की जा रही है कि सार्क की जितनी भी कंट्रीज है उसमें इंडिया को छोड़ दिया जाए और भूटान को छोड़ दिया जाए, तो इंडिया भूटान को छोड़ के बाकी सभी कंट्रीज बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। ठीक है, जिसके अगेंस्ट में इंडिया है। क्यों? क्योंकि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसके तहत CPEC बन रहा है। तो CPEC कहाँ से जा रहा है, हमारे POK वाले रीजन से, और जिसमें हमसे पूछा भी नहीं गया कि यहाँ से अगर आप CPEC निकाल रहे हो तो भारत से पूछना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं, इसलिए भारत काफ़ी नाराज था। तो ये सारी चीज़ें चल रही है अभी हमारे नेबरिंग कंट्रीज में। और नेबरहुड फर्स्ट और सागर इनिशिएटिव क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये सारी पॉलिसीज बनाई गई थी ताकि नेबरहुड में पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। चाइना ने क्लेम किया लैंड ऑफ भूटान जो साक्टेंग नेचुरल रिजर्व है। ठीक है, भूटान का जो साक्टेंग नेचुरल रिजर्व है, ये वाले रीजन को चाइना क्लेम कर रहा है कि उसका है। जैसे चाइना की क्या पॉलिसी है, चाइना क्या सोचता है कि वो थोड़ा थोड़ा इंच करके दूसरे कंट्रीज की ओर बढ़ते रहता है, छोटे छोटे एरिया को कवर करके फिर एक लार्ज एरिया अपने अंडर ले लेता है। ठीक है, वैसे ही LAC पे भी वो कर रहा है, भूटान के साथ कर रहा है,
फिर अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में भी वो काफ़ी कुछ कह रहा है कि पर्टिकुलर इलाका उसका है, ठीक है। तो ये काफ़ी डिस्प्यूट अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ करता रहता है और छोटे छोटे इलाके अपने अंदर इसी तरीके से लेते रहता है। और यहाँ पे देखिए नेपाल की बात की गई कि किस तरीके से अभी लिक्विड लेक वाले पोर्शन को लेकर इशू हो गया था। अब हाउ हैज़ इंडिया डेल्ट विद दिस चैलेंजेस, तो इंडिया ने कैसे डील किया है। तो इंडिया का भी क्या स्ट्रेटेजी रहा है कि इंडिया काफ़ी जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ है, ठीक है, लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे कि यूएसए हो गया, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, ये सारे लोग भी चाइना के अगेंस्ट में है। तो अभी जो भारत है वो लाइक माइंडेड कंट्रीज को साथ में लेकर आ रहा है और सभी मिल के और अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से जो चाइना है, चाइना का जो एम्बिशन है सुपर पावर बनने का और जो एशिया वाला रीजन है वहाँ पर भी डोमिनेंस क्रिएट करने का, उसको किस तरीके से टैकल किया जाए। तो उसके लिए जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी भी बनाई जा रही है, क्वाड का फॉर्मेशन किया गया है। क्वाड के तहत कौन कौन आता है, इंडिया है, यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये लोग क्वाड का फॉर्मेशन किया गया, ये सारे लोग मिलकर बोला जाता है कि चाइना के लिए अपोज करने के लिए क्वाड बनाया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की जा रही है ताकि चाइना को अपोज किया जाए। तो ये फिलहाल सिचुएशन है हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, तो इसको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है जो डिप्लोमेटिकली ही हो सकती है। और यहाँ पर बात की गई कि किस तरीके से जब चाइना और इंडिया का इशू चल रहा था तो बहुत सारे फॉरेनर्स ने भी कहा था कि वो बीच में आके सपोर्ट कर सकते, लेकिन भारत ने किसी की हेल्प नहीं ली और वो कह रहा है कि वो अभी डिप्लोमेटिकली ही पहले बायलैटरली सॉल्व करने की कोशिश करेगा। उसके बाद अगर चीज़ें सॉल्व नहीं होती तब किसी थर्ड कंट्री को उसमें इन्वॉल्व करना बेहतर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं जो न्यू वेरिएंट आया है और जो वायरस म्यूटेट हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आर वायरस एक्सपेक्टेड टू चेंज फॉर्म एंड विल वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट म्यूटेटिंग, ठीक है। तो SARS-CoV-2 क्या है, ये वायरस का नाम है, ठीक है। SARS-CoV-2 वायरस का नाम है। कोविड-19 क्या है, कोविड-19 है ये डिजीज़ का नाम है, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो वायरस क्या होते हैं, बेसिकली वायरस जो रहता है वो आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी डेड रहता है और जब उसको किसी को होस्ट मिल जाता है कोई तो वहाँ पर जाके वो अलाइव हो जाता है और मल्टीप्लाई करने लगता है, ठीक है। तो ये बेसिकली वायरस का फंक्शन होता है। तो अभी जो नया वेरिएंट मिला है यूके में वो बोला जा रहा है 70% मोर ट्रांसमिएबल है, यानी ज़्यादा फैल सकता है वो। और डेनमार्क, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका यहाँ पे मिला गया। और ये देखिए जो नया स्ट्रेन है क्या नाम दिया गया इसका, B1.1.7 और जो साउथ अफ्रीका में मिला है वो 501 ऐसा उसका नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग अभी वेरिएंट हो रहे हैं और म्यूटेशन हो रहा है। तो जो WHO के चीफ है टेड्रोस एधनोम, ठीक है, इनका कहना है कि बेसिक फैक्ट ऑफ वायरोलॉजी दैट वायरस म्यूटेट, कि वायरस ओवर द टाइम म्यूटेट होते रहते हैं, चेंजेस इनके अंदर आते रहते हैं। ये चेंजेस क्यों आते हैं, तो बेसिकली ये लाइफ साइकिल ही है, वो हर एक आदमी इवॉल्व होते रहता है। अब ह्यूमन बींग्स के लिए ह्यूमन बींग भी इवॉल्व भी हुए हैं, ठीक है। तो जैसा उसको एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसा सराउंडिंग मिलेगा वो इवॉल्व होते रहते हैं, तो म्यूटेशन होते रहेगा उनके सेल्स में। तो इस तरीके से चेंजेस हमें अलग अलग स्ट्रेन देखने को मिलते रहेंगे। तो फिर भी बोला जाएगा हाउ वॉज द न्यू स्ट्रेन आइडेंटिफाइड, तो कैसे पता चला, तो उसकी जो जीन्स है जीनोमिक सर्विलेंस किया गया, ठीक है। तो जीन का जो सीक्वेंस है उसको स्टडी किया गया, फिर उसके अंदर जो वेरिएशन है वो पाया गया, तो तब पता चला कि हाँ म्यूटेशन टेक प्लेस हो गया है वहाँ पर। फिर एक्सपर्ट सेज वैक्सीन विल रिड्यूस द नंबर ऑफ द पीपल गेटिंग इन्फेक्टेड, फिर रिड्यूस द नंबर ऑफ द पीपल स्प्रेडिंग इन्फेक्शन, कि जब वैक्सीन आएगा तो कम लोग इन्फेक्टेड रहेंगे और अगर कम लोग इन्फेक्टेड रहेंगे तो स्प्रेडिंग भी कम होगी और फिर इससे जो होस्ट है वो भी कम मिलेगा, तो जो वायरस है उसको कम होस्ट मिलेंगे तो उसको म्यूटेट होने के चांसेस भी कम रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी बोली जा रही हैं। और देखिए ये भी बोला गया कि अभी एक नया जो और एक म्यूटेशन देखा गया उसका क्या नाम दिया गया है N501Y, ठीक है, N501Y। और ये कैसे काम करता है, तो देखिए समझिए कि सपोज ये सेल है, ये उसके तरह से स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं और स्पाइक प्रोटीन के ऊपर ये ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं। अगर वायरस जैसे बाहर से आ रहा है, ठीक है, बाहर से वायरस आया ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ये ACE2 रिसेप्टर के अंदर जाता है, फिर ये इसके थ्रू स्पाइक प्रोटीन में जाता है और स्पाइक प्रोटीन के थ्रू फिर ये सेल्स में चला जाता है और फिर अंदर जाके मल्टीप्लाई होने लगता है। तो इस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। तो हमेशा से कोशिश क्या रहती है कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है और जो ACE2 रिसेप्टर है यहीं पर इसको किसी तरीके से रोक लिया जाए, तभी इसको हम मल्टीप्लाई होने से रोक सकते हैं। तो इसके ऊपर ही सारी वैक्सीन बनाई गई है ताकि वो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको रोक लें। और बहुत सारे अभी टेस्ट वगैरह लेके नए नए टेस्ट आ रहे हैं, नई नई वैक्सीन आ रही हैं, तो वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं आगे, ठीक है। और ऊपर वाला अगर आर्टिकल हम देखें जो इकॉनमी से रिलेटेड बात कर रहा है कि किस तरीके से इकॉनमी रहा है और अभी किस तरीके से आगे रिकवरी होगी और 2021 में क्या प्रेडिक्शन, तो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। तो बेसिकली यहाँ पर पूरा वही डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से इस पेंडेमिक के दौरान सारी चीज़ें डाउनफॉल में चली गई थी
बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, और कौन सा डिपार्टमेंट सिर्फ एक बचा था, जो सिर्फ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट था जहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ नहीं देखने को मिली, वही एक स्टेबल डिपार्टमेंट देखने को मिला। ठीक है, अभी बाकी वरना बाकी सब जितने भी सेक्टर थे वहाँ पर एक हाल हिट देखने को मिला है। और यहाँ पे बात की जा रही है कि जो भारत था वो 2000 इस पैंडेमिक के पहले 2018-19 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। 8% की ग्रोथ हमेशा हर क्वार्टर में देखने को मिलती थी। ठीक है, और फिर धीरे धीरे लेकिन 2019 के करीब थोड़ा सा डाउनफॉल आया था। क्यों? क्योंकि जो साइड इफेक्ट्स थे या फिर आप कह सकते हैं जो इफेक्ट थे और डीमोनेटाइजेशन का और जीएसटी का, उसकी वजह से थोड़ा सा ग्रोथ में गिरावट आई थी। 4% के आसपास ग्रोथ हो गई थी, यानी 8 से 4 हो गई थी 2019 में। और फिर जो मार्च वगैरह आया 2020 में पैंडेमिक, तो उसने तो पूरा नेगेटिव में ग्रोथ कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली। और जो जैन और मार्च के बीच में कितनी ग्रोथ थी, तो 3% थी। तो प्राइवेट कंजम्पशन और एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा हिट हुए थे। जब प्राइवेट कंजम्पशन ही नहीं होगा तो और एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो करेंसी आएगी कहाँ से, पैसे आएंगे कहाँ से? ठीक है, तो फिर इकॉनमी तो बट ऑब्वियसली गिरी जाएगी। ठीक है, और जब कंजम्पशन नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, तो प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर कंपनीज चलेंगी नहीं, और कंपनीज चलेंगी नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। और देखिए आगे बात की जा रही स्टेट्स किस तरीके से इफेक्ट हुए थे। तो स्टेट्स में तो मिलियंस ऑफ पीपल, आपने देखा ही वो किस तरीके से माइग्रेंट वर्कर्स की कंडीशन थी। सभी लोग पैदल पैदल 100 ऑफ किलोमीटर चलकर अपने नेटिव प्लेसेस पे गए हैं। एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही थी और काफ़ी कम टाइम दिया था। जो नोटिस थी वो 4 घंटे पहले की सिर्फ नोटिस थी। हु बेनिफिटेड फ्रॉम द स्टिमुलस पैकेज, तो स्टिमुलस पैकेज दिया गया था जो 20 लाख करोड़ का। ठीक है, उसके थ्रू बताया जा रहा है कि कौन ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। तो बेसिकली बात वही कहा जा रही है कि जो इंडिविजुअल्स है, जो ह्यूमन कॉमन मैन है, उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है। जो बैंकिंग वगैरह है उनको ही थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है। और इसके तहत बोला जाता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की स्टार्ट किया जाएगा। जब स्टिमुलस पैकेज मिलेगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा और लोग खर्च करेंगे तो वापस से स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं था। और फिर अप्रैल और जून का क्वार्टर आया तो वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है। जो इकॉनमी है वो -24% तक चली गई थी, यानी 24% गिर गया था। जॉब लॉसेस हो गए थे, सैलरी कट्स देखने को मिला था, ये सब कॉमन बात हो गई थी। और जो इन्फ्लेशन है वो भी 6% टच कर गया था। आरबीआई का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है? आरबीआई कहता है 2 से 4%, 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रखो। ठीक है, 2 to 4, यानी आप मिनिमम 2 रख सकते हो, मैक्सिमम 4। और इसके ऊपर अगर जाओगे तो इन्फ्लेशन हाइपर हो जाएगा, इसके नीचे जाओगे तो डिफ्लेशन हो जाएगा, जो दोनों ही फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो लेकिन 6% से ऊपर चले गया था और अनएम्प्लॉयमेंट भी था। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। इन स्टैगफ्लेशन भी देखने को मिल गया था हमें कोविड-19 के दौरान। फिर अनलॉकिंग अभी कैसे हेल्प करेगा? तो जब रिजम्पशन ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखने को मिल रहा है, कंपनियां खुल रही हैं, तो धीरे धीरे इकॉनमी ट्रैक पे आ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोगों के हाथ में पैसे आ रहे हैं तो वो खर्च कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे रिकवर कर रही हैं। और आरबीआई का भी कहना है कि अभी जो ग्रोथ देखने को मिलेगी हो सकता है 0.1% पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिले। तो धीरे धीरे ऐसे ही स्टार्ट होगा कि वापस से जो 6%, 7%, 8% ग्रोथ भारत की रहती थी वहाँ पर भारत पहुँच सकता है। तो ये सारी बातें आज के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ वाला पेज जो आता है, जिसमें कुछ टॉपिक काफ़ी डिटेल में कवर करते हैं, इसमें इतना ही था। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। चलिए, थैंक यू।